Chapters 341 What Ferocity and Wickedness, 342 Biao, 343 Shameless and Despicable, 344 Talented Without Virtue. Chapter Start. Chapter 341 कैसी दहशत और कमीनापन। TNT माउंटेन सेंट्रल कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा पहाड़ था। इससे विरासतों की जमीन और ऋषियों का पहाड़ भी कहते थे। इसकी ऊंचाई 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा थी, एकदम शानदार और रोबदार। उसकी चोटी तो जैसे आसमान को चीरती हुई बर्फीले कोहरे और बादलों के पीछे छिपी रहती थी। सबसे अजीब बात यह थी कि पहाड़ पर ज्यादा न्यूकीले पत्थर नहीं थे। बड़े बड़े चकोर शेप के पत्थर एक दूसरे पर टिके हुए पहाड़ के नीचे से ऊपर तक एक सीधी बनाते हुए। लेकिन ये सीधी इतनी विशाल थी कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट में इसके बारे में एक पुरानी कहानी चलती थी। कहते थे कि ये सीढ़ियां स्वर्ग तक जाती हैं, जमीन और आसमान को जोड़ने वाला एक पुल है। TNT माउंटेन से जुड़ी कई दिल छू लेने वाली, रहस्यमयी, दर्दनाक और खुशियों भरी कहानियां थी। TNT माउंटेन सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू मास्टर्स के लिए एक पवित्र स्थल बन गया था, एक ऐसी जगह जो इमॉर्टल कोर्ट के सबसे करीब मानी जाती थी। कई गू मास्टर्स ने अमर होने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे और मरने से पहले वो अपनी कब्रें यहीं बनवाते थे। साथ ही उनमें से ज्यादातर लोग अपनी इनहेरिटेंसेस भी यहीं छोड़ जाते थे। TNT माउंटेन में अनगिनत विरासतें छिपी थी और सिर्फ किस्मत वाले ही उन्हें हासिल कर पाते थे। हर साल जब उस पर छाए बादल और धुंध छते थे, TNT माउंटेन पर लोगों का मेला लग जाता था। कई इनहेरिटेंसेस हासिल की जाती और कई नई इनहेरिटेंसेस स्थापित की जाती। लेकिन ये साल अलग था। इस साल TNT माउंटेन पर जो इनहेरिटेंस खुली थी वो थी हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड, जिसके कारण गो इमॉर्टल्स तक आ गए थे। आपस में डिस्कस करने के बाद उन्होंने एक अलायंस बनाया और इस पहाड़ को लॉक कर दिया। अपने अपने सेक्ट के जूनियर्स के लिए एक कंटेस्ट रखा। इस वक्त TNT माउंटेन के दामन में नौजवानों के बीच एक जोरदार लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंच रही थी। 10,000 क्रेन्स एक साथ उड़ रहे थे और फैंग झेंग के चारों तरफ मंडरा रहे थे। वे वो शैंक हॉर्न रहा था और उसके कपड़े फटे हुए थे। वो क्रेन्स के इस जीहेर के बीच से सीधे फैंग झेंग को घूर रहा था। नहीं, मैं अभी हारा नहीं हूं। मेरे पास अभी भी मेरा ट्रम्प कार्ड है। वे वो शैंक हार मानने को तैयार नहीं था, खासकर इस हालत में। अगर ये कोई मामूली सिचुएशन होती तो वो हार मान चुका होता। लेकिन भगवान जाने कितने एलीट डिसाइपल्स इस मैच पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे थे। वे वो शांग सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपने पीछे हेवंस एनवी सेक्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहा था। साथ ही बाकी सब तो ठीक था, लेकिन फेरी बाइशिया, जिसे वो पसंद करता था, वो भी मैच देख रही थी। मैं हार नहीं सकता। इस ख्याल के साथ वे वो शांग ने हिम्मत करके अपने अपचर में एक गू को एक्टिवेट किया। उसने इस गू को हमेशा से छुपा कर रखा था, यहां तक कि सेक्ट के इंपॉर्टेंट एग्जाम में भी उसने ही किया था। जैसे ही ये गू एक्टिवेट हुआ, इसने एक बेरंग सी हवा पैदा की। हल्की सी हवा वेवू शांग के जिस्म के चारों तरफ घूमने लगी, उसके कपड़ों को हिलाती हुई और उसके बालों को सहलाती हुई। लेकिन फैंग झेंग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहा हो, क्योंकि लॉर्ड स्काई क्रेन ने यूं जोर से वर्ण किया था, गड़बड़ है। इस लड़के के पास असल में इंजरी विंड गू है। बचाओ, पूरी ताकत से डिफेंड करो। ये गू इंजरी विंड पैदा कर सकता है। देखने में हल्का और बेअसर लगता है, लेकिन है बहुत ही खतरनाक। हेवंस एनवी सेक्ट का जूनियर वकाई कमजोर नहीं है। लगता है ये इसका ट्रम्प कार्ड है। इंजरी विंड चली। फैंग झेंग ने अटैक करना पूरी तरह छोड़ दिया और अपनी सारी ताकत डिफेंस में झोंक दी। इंजरी विंड देखने में तो हल्की लग रही थी, लेकिन जहां भी ये चलती, क्रेन्स दर्द से चिल्ला उठते। अनगिनत आयनबिक फ्लाइंग क्रेन्स जमीन पर ऐसे गिरने लगे जैसे उनके पंख टूट गए हों। इंजरी विंड फैंग झेंग के जिस्म पर लगी। उसके चारों तरफ की डिफेंसिव लाइट लगातार झिलमिला रही थी। पसीने की बूंदें फैंग झेंग के माथे से टपक रही थी। उसने अपने दांत भींचते हुए अपने अपचर से प्राइमेवल एसेंस को लगातार अपने डिफेंसिव गू में ट्रांसफर किया। ये टक्कर कुछ देर तक चली। आखिर में वेई वू शांग ने अंदर ही अंदर एक ठंडी सांस ली और इंजरी विंड गू को एक्टिवेट करना बैंड कर दिया। ऐसा नहीं था कि वो लड़ाई जारी नहीं रखना चाहता था, लेकिन उसका अपचर पहले ही सूखने के करीब था। गू मास्टर्स में एक कॉमन बात थी, वो ये कि जब प्राइमेवल एसेंस खर्च हो जाती तो गू मास्टर की लड़ने की ताकत तेजी से घट जाती। रैंक 1 से रैंक 5 तक के सभी गू मास्टर्स प्राइमेवल एसेंस की बंदिशों से परेशान थे। सिर्फ जब वो इंसानी हदों को पार करके इमॉर्टल के दर्जे तक पहुंचते, एक गू इमॉर्टल बनते, तभी उन्हें अनंत प्राइमेवल एसेंस मिल पाती थी। वह हार गया। वे वो शांग की निगाहें अंधेरी हो गईं। उसने साफ साफ हिसाब लगा लिया था।
उसकी प्राइमेवल एसेंस खत्म हो चुकी थी और इसलिए उसके पास लड़ने की और ताकत नहीं थी। लेकिन फैंग जेंग शुरू से हाई फ्लाइंग क्रेन्स को कमांड करके लड़ रहा था। उसकी प्राइमेवल एसेंस कम खर्च हुई थी और यकीनन उसके पास अभी भी कुछ प्राइमेवल एसेंस बची होगी। भाई वे हेवेंस एनवी सेक्ट के एलीट डिसाइपल के लायक हैं। आपके पास ऐसे अनोखे और तेज तरीके हैं। मेरा ज्ञान बड़ा है और मेरी सोच का दायरा भी। मेरी प्राइमेवल एसेंस भी भाई ने लगभग खत्म कर दी है। हम इस फाइट को ड्रॉ मान ले तो कैसा रहेगा? फैंग जेंग मुस्कराया। क्या? वे वुशांग हैरान रह गया। फैंग जेंग ये क्या कह रहा था? वो अपनी हालत अच्छी तरह जानता था। उसके पास ऐसा कौन सा गू था जो फैंग जेंग की प्राइमेवल एसेंस खत्म कर सकता था? लेकिन वे वुशांग को तुरंत समझ आ गया कि फैंग जेंग झूठ बोल रहा है। फैंग जेंग मुझे इस सिचुएशन से निकलने का रास्ता दे रहा है। फैंग जेंग का प्लान समझने के बाद वे वुशांग के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था। हर बड़े सेक्ट के डिसाइपल्स ऐसे ही कहीं भी मूव नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपने पीछे अपने सेक्ट को भी रिप्रेजेंट करते थे। ऊपर से फेरी बाइशिया के सामने वे वुशांग सच में ये लड़ाई हारने का रिस्क नहीं ले सकता था। जब फैंग जेंग ने उस बचने का रास्ता दिया तो वे वुशांग ने कुछ पाल हिचकिचाने के बाद जल्दी से फैंग जेंग के सामने अपने हाथ जोड़े। भाई फैंग एक नौजवान हीरो है, मैं आपकी तारीफ करता हूं। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट की नींव वकाई गहरी है जो आप जैसे शख्स को तैयार कर सकी। इस फाइट से मुझे बहुत फायदा हुआ और जैसा भाई फैंग ने कहा, हम इस मैच को ड्रॉ मानेंगे। ऊपर से तो वे वुशांग ने ये कहा, लेकिन असल में उसने चुपके से फैंग जेंग को मैसेज भेजा, फैंग जेंग, मेन, वे वुशांग, तुम्हारी ये मेहरबानी याद रखूंगा और फ्यूचर में इसका कर्ज जरूर चुकाऊंगा। लेकिन फेरी बाइशिया मेरा प्यार है, इस मामले में मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं और मेहनत करूंगा और फ्यूचर में तुमसे फिर से लड़ूंगा। फैंग जेंग मुस्कुराया। उसने ऊपर से तोहा में सर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर यूं सर दर्द हो रहा था। वे वुशांग ने चुपके से बात जारी रखी, फैंग जेंग, तुम्हें संभाल कर रहना होगा। फेरी बाइशिया के बहुत से दीवाने हैं, सिर्फ मैं नहीं। तुम्हारी इतनी जबरदस्त ताकत के बावजूद तुम्हारे 4 कंपेटिटर्स और हैं। वो है हेवन रिवर चेन डाजियंग, राइजिंग पर्पल लाइटनिंग गू टिंग, 9 डेथ सोरोफुल विंड टैंग आर्यूची और टाइग्रेस चाओ शुये। तुम फेरी बाइशिया के इतने करीब हो, वो लोग जरूर तुमसे पंगा लेने आएंगे। बेहतर होगा कि तुम हारना मत। फैंग जेंग की निगाहें इन 4 मशहूर नामों को सुनकर थोड़ा झिलमिलाई। उस लगा कि उसका सर दर्द और बढ़ गया है। जहां तक लॉर्ड स्काईक्रेन की बात थी, वो अपने दिमाग में जोर से हंस रहा था। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा वेई वुशांग ने कहा था। 3 दिन बाद एंशिएंट सोल सेक्ट के डिसाइपल्स टीएनटी माउंटेन पहुंच गए। उनका लीडर गू टिंग था, और जब यूज फेरी बाइशिया और फैंग जेंग के मामले का पता चला तो उसने तुरंत चैलेंज भेजे दिया। इस अचानक आई मुसीबत से बचने के लिए फैंग जेंग ने लड़ाई से बचने का फैसला किया। गू टिंग इस मामले को ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं था। वो हर दिन फैंग जेंग की गुफा में आता और उस लड़ाई के लिए उकसाता। उसने लगातार 7 दिन तक ऐसा किया। वक्त के साथ उसकी बातें और भी गंदी होती गईं। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के दूसरे डिसाइपल्स इससे नाखुश दिए और उससे मिलने गए लेकिन हार गए। एंशिएंट सोल सेक्ट का दबदबा काफी बढ़ गया और 8वें दिन सब फैंग जेंग की गुफा के बाहर जमा हो गए और लगातार गालियां देने लगे। फैंग जेंग, ओए शतुरमुर्ग, अभी भी बाहर नहीं निकलेगा क्या? फैंग जेंग, तू अभी छिप रहा है, लेकिन क्या पूरी जिंदगी छिप सकता है? चुपचाप फेरी बाइशिया से दूर हो जा और बड़े भाई गू टिंग तुझे रहम करके छोड़ देंगे। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट बस इतना ही है, साला इतना डरपोक चेला पैदा किया है। ... इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का नाम आते ही गुफा के अंदर बैठे फैंग जेंग ने एक ठंडी सांस ली और मजबूरन गुफा से बाहर निकल आया। वो अपने ऊपर दी जा रही गालियां सह सकता था, लेकिन जब बात उसके मास्टर पर आई तो उसका मिजाज बदल गया। चेले को अपने मास्टर की इज्जत बनाए रखनी पड़ती है, यह सेंट्रल कॉन्टिनेंट का एक इंपॉर्टेंट यूसूल था। अगर वो ये ना करता तो बाद में जब वो फीही माउंटेन लौटी था तो यूएस पर इल्जाम लगते और शायद सजा भी मिलती। लॉर्ड स्काईक्रेन उसके अंदर जोर से हंसने लगा, कहा, फैंग जेंग, मेरे चेले, अब समझ आया? जो मैं तुझे शुरू से कह रहा था वो गलत नहीं था, है ना? चुपचाप सहने से दूसरे गलत समझते हैं और तुझ पर चढ़ने लगते हैं। इस दुनिया में तुम जितने बेअसर और डरपोक दिखोगे, उतने ही ज्यादा लोग तुम्हें बुली करने आएंगे। लैड, इस गू टिंग को हारा। इन एंशिएंट सोल सेक्ट वालों का मुंह बैंड कर, अपनी रेप्यूटेशन बढ़ा। साई, इस दुनिया में कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है, मुझे अब ये सच में महसूस हो रहा है। मेरे पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है।
फैंग झेंग को इस घटना से एक समझ मिली। गु टिंग, आजा, लड़ते हैं। डॉट डॉट डॉट। ठीक उसी वक्त जब फैंग झेंग और गु टिंग के बीच लड़ाई हो रही थी, डोर सदर्न बॉर्डर के संचा माउंटेन पर एक और लड़ाई खत्म हुई। बैटलफील्ड एकदम उलट पुलट था। जमीन पर हर तरफ खून, टूटे हुए पत्थर, बर्बाद पेड़ और हर तरफ गद्दे थे। फैंग युआन बैटलफील्ड पर शान से खड़ा था, जबकि उसका दुश्मन फीली जमीन पर घुटनों के बाल बैठा था, सर झुकाकर माफी मांग रहा था। लॉर्ड फैंग झेंग, प्लीज रहम कीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। फेइली लगातार सर पटकते हुए गिड़गिड़ा रहा था। उसकी कल्टीवेशन रैंक 4 मिडिल स्टेज की थी और वो भी एक स्ट्रेंथ पाथ गु मास्टर था। वो जोश से भरा हुआ था, लेकिन अब उसका पूरा जिस्म खून से लथपथ था। उसका दाहिना हाथ टूटा हुआ था और दोनों पैर जख्मी थी। उसकी हालत बेहद तरस योग्य थी। जब तू माफी मांग ही रहा है तो पहले अपना एक्सपेंड स्ट्रेंथ गूद, फिर मैं सोचूंगा कि तेरी माफी कबूल करूं या नहीं। फैंग युआन ने फेइली को नीची नजर से देखा। उसकी ऊँग से एक ठंडी रोशनी निकल रही थी। फेइली ने कुछ देर हिचकिचाया और फिर एक्सपेंड स्ट्रेंथ गूद दिया। ये गु उसका विटल गु और कोगु दोनों था। ये उसके दुश्मनों से कोई भी काम करवाते वक्त उनकी ज्यादा ताकत खर्च करवाता था, उनकी स्टेमिना का खर्च डबल कर देता था। एक्सपेंड स्ट्रेंथ गु देते ही फेइली ने अपना विटल गु खो दिया और उस जबरदस्त झटका लगा। उसके मुंह से खून के बड़े बड़े घूंट निकल पड़े। फैंग युआन की निगाहें चमकी जब उसने एक्सपेंड स्ट्रेंथ गु लिया। मैंने सोच लिया है, एक्सपेंड स्ट्रेंथ गु तेरी जान के बदले काफी नहीं है। फेइली की रीढ़ फटी की फटी रह गई और अपने जिस्म की नाजुक हालत की परवाह ना करते हुए वो चिल्लाया, लॉर्ड फैंग झेंग, ये मेरा सबसे कीमती गु है। बम! फैंग युआन के दिमाग के एक इशारे से बीस्ट फैंटम सीधे आगे बढ़े और फीली को कीम में बदल दिया। कंगाल! फैंग युआन ने अपने नीचे पड़ी बिगड़ी हुई लाश को देखा और तन से मुस्कुराया। फिर उसकी नजर बैटलफील्ड पर घूमी। तमाशबीन कम नहीं थे, लेकिन सभी ने अनजाने में हाई फैंग युआन की नजर से बचना बेहतर समझा। फैंग युआन जोर से हंसा, क्या हुआ? स्काई टाइगर जू सैंसी यहां नहीं है क्या? तुम लोग उस बता दो, हम दोनों हाई स्ट्रेंथ पाथ गु मास्टर्स हैं। 3 दिन बाद मैं उससे मिलने आऊंगा और 2 डुहात करूंगा। ये लफ्ज सुनते ही वहां हंगामा मच गया। लिटिल बीस्ट किंग बहुत ही जालिम था। कुछ दिन पहले ही उसने टायरेंट हिंगमे को मार डाला था और इस लड़ाई में फेइली ने उससे माफी मांगी, लेकिन उसने उस नहीं छोड़ा और उस कीम में बदल दिया। और अब वो स्काई टाइगर जू सैंसी को चैलेंज करने जा रहा था। ये कैसी दहशत और कमीनापन था। चैप्टर 342 बियाओ। क्या लिटिल बीस्ट किंग मुझे चैलेंज कर रहा है? जब उसने पहली बार ये खबर सुनी तो जू सैंसी को यकीन ही नहीं हुआ। वो सोच रही थी, उसका ब्लैक एंड व्हाइट डीमंस से कोई लेना देना नहीं था। उसने उन्हें कभी अफेंड नहीं किया, यहां तक कि उनसे मिली भी नहीं थी। भला वो बेवजह उससे पंगा लेने क्यों ना आएंगे? लेकिन जल्द ही उसने जांच पड़ताल की और पता चला कि यह सच था। ऐसा कैसे हो सकता है? इस लिटिल बीस्ट किंग का दिमाग किस चीज का बना है? 3 किंग्स की इनहेरिटेंस कुछ ही दिनों में खुलने वाली है और उसके पास अभी भी मुझसे लड़ने का मूड है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू इस तरह मेरे पीछे क्यों पड़ा है? जू सैंसी को मजबूर और गुस्सा महसूस हुआ। क्या सिर्फ इसलिए कि हम दोनों स्ट्रेंथ पाथ पर हैं, इसलिए वो कंपेयर करना चाहता है कि कौन ज्यादा ताकतवर है? उफ, ये पागल! जू सैंसी ने गहराई से सोचा और आखिर में फैंग युआन को एक पागल करार दिया, जिसे एक नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता। कुछ महीने पहले उसने ब्लैक एंड व्हाइट डीमंस की शोहरत के बारे में सुना था। जैसे जैसे वक्त गुजरा, वो दोनों और भी फेमस हो गए और अफवाहें दूर दूर तक फैलने लगी। वो डेमोनिक पाथ के नए उभरते सितारे माने जा रहे थे। शुरू में जू सैंसी ने आइस पाथ ध्यान नहीं दिया। फैंग युआन और हु मेरा के बीच झगड़ा हुआ और वो इस पर खुश हो रही थी। लेकिन अब वो हंस नहीं पा रही थी। सांचा माउंटेन पर आने के बाद ब्लैक एंड व्हाइट डीमंस ने न सिर्फ लो प्रोफाइल नहीं रखा, बल्कि बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर दी। खासकर वो लिटिल बीस्ट किंग, वो बिना सोचे समझे काम करता है, एकदम अनरीजनेबल और बेरहम। लोगों को उससे खतरा महसूस होता है। 10 टायरेंट्स का टायरेंट हेंग में उससे अच्छी नीयत से मिलने गया था, लेकिन मारा गया। फेइली ने तो माफी भी मांगी, लेकिन फैंग युआन ने उस नहीं छोड़ा, उस मारकर कीमा बना दिया। कमाल की बात यह है कि वो दोनों रैंक 4 गु मास्टर्स द मिडिल स्टेज कल्टिवेशन के साथ। लेकिन लिटिल बीस्ट किंग ने इनिशियल स्टेज कल्टिवेशन से इन दोनों को साफ कर दिया। ऐसी लड़ने की ताकत लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रही थी। जू सैंसी की भी रैंक 4 मिडिल स्टेज की कल्टिवेशन थी। उस लगता था कि उसकी ताकत टायरेंट हेंग में और फीली के बराबर ही थी। एफ्लैट जब फैंग युआन यूज चैलेंज कर रहा था,
तो उसका दिल डूब गया और उसे एक बड़ा खतरा महसूस हुआ, यहाँ तक कि हल्का सा डर भी, जिसे यूज मानना पड़ा। ये फैंग झेंग बहुत ही जालिम और अनरीजनेबल है। वो हम जैसे सीनियर्स की लाशों पर पैर रखकर अपनी रेपुटेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। फेई ली उसके अरमानों की कुर्बानी था, अब मेरी बारी है। ऐसे घमंडी काम जू सैनसी ने अपनी जवानी में किए थे, लेकिन तब उसने सिर्फ रैंक 3 गू मास्टर्स को मारा था। वो फैंग युआन के बेरहमीपन के आसपास भी नहीं थी, जो अपने से हायर स्टेज के गू मास्टर्स को लड़ाई के लिए चुनता था। सच कहूं तो जू सैनसी इस पागल फैंग युआन से लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन बदकिस्मती से उसका गॉडफादर हाल ही में एक गू रिफाइन करने के लिए क्लोज्ड कल्टिवेशन में था। अब जब फैंग युआन ने उस सबके सामने चैलेंज किया था, तो यूज एक्सेप्ट करना ही पड़ा। इस दुनिया में लोगों के पास अक्सर कोई चॉइस नहीं होती। अगर वो जू सैनसी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करती, तो सालों से बनाई हुई उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। जू सैनसी डिमोनिक पाथ में कई सालों से थी। यूज इस दुनिया के जुल्म का साफ अंदाजा था। ये जीने के लिए एक मुश्किल दुनिया थी। जिंदा रहने के यूएस एक मौके के लिए अलग अलग प्रजातियां अपनी जान की बाजी लगा देती थी। तुम खुद को जितना मेहरबान और कमजोर दिखाओगे, ना सिर्फ तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, बल्कि तुम खुद को और भी बड़े खतरे में डालोगे और कई लोगों की लालच को अपनी तरफ खींचोगे। डिमोनिक पाथ के गू मास्टर्स जो जू सैनसी के लेवल तक पहुंचते हैं, उन्होंने यकीनन कई लोगों को मारा होता है और उससे भी ज्यादा लोगों से दुश्मनी की होती है। दुनिया ऐसी ही थी। अगर तुम लोगों को नहीं मारोगे और लोगों से पंगे नहीं लोगे, तो तुम अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी रिसोर्सेज कैसे हासिल करोगे? तुम लड़ाई के नतीजों से शोहरत कैसे हासिल करोगे? अपनी इज्जत बचाने के लिए जू सैनसी ने झट से फैंग युआन का चैलेंज कबूल कर लिया। दोनों ने अपनी लड़ाई के लिए एक चौड़ी घाटी को चुना। 3 दिन बाद जू सैनसी ने फैंग युआन को पहली बार देखा। वो हैरान थी। फैंग युआन वैसा खूंखार नहीं दिखता था जैसा उसने सोचा था, बल्कि वो काफी शरीफ लग रहा था। कोई गवार हरकत नहीं, उसकी आंखें एक गहरी खाई की तरह काली थी, एकदम शांत। स्काई टाइगर, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुमने अपने क्लैन में किसी बड़े से पंगा लिया और तुम्हें निकाल दिया गया। तुमने चुपके से मेहनत की, खतरा उठाकर बीस्ट किंग्स को मारा और उनसे माइल्गू वॉर्म्स से खुद को तैयार किया। आखिरकार धीरे धीरे एक एक्सपर्ट बन गईं। उसके बाद तुम वापस गईं और उन सब एल्डर्स को मार डाला जिन्होंने तुम्हें फंसाया था। सच कहूं तो मैं तुम्हारी काफी तारीफ करता हूं, फैंग युआन बोला। ऐसा इज्जत भरा लहजा सुनकर लोग हैरानी से देखने लगे। इसका नेचर क्यों बदल गया? इतनी तमीज से बात कर रहा है। क्या यूज स्काई टाइगर में इंटरेस्ट है? वैसे देखा जाए तो भले हाई स्काई टाइगर मामूली दिखती हो, उसके कर्व सही हैं, उसकी बॉडी जबरदस्त है, वो वाकई एक ब्यूटी है। HMPH, क्या लिटिल बीस्ट किंग इस टाइप का आदमी है? उसने तो मेरे को भी घास नहीं डाली। वो बेरहम और संग दिल है, एक डरावना इंसान। मैंने इन कुछ दिनों में सीखा है, तुम लोगों को उससे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जब लोग डिस्कस कर रहे थे, जू सैनसी ने फैंग युआन को जवाब दिया, आपने ज्यादा तारीफ कर दी। लिटिल बीस्ट किंग, ब्लैक एंड व्हाइट डीमंस का नाम इस इलाके में मशहूर है। फैंग युआन हल्का सा मुस्कुराया। मेन स्ट्रेंथ पाथ कल्टिवेट करता हूं, तुम भी वही करती हो। अगर हम लड़ेंगे तो हम दोनों को और सीखने में मदद मिलेगी। इससे पहले मैंने टायरेंट हिंग में और फीली से लड़ा है, ये दोनों जबरदस्त थे और मुझे काफी अनुभव दिया। लेकिन अब इस तरह से लड़ना मुझे बोरिंग लगता है। इस बार क्यों ना हम लड़ने का तरीका बदल दें? जू सैनसी ने सुना और अपनी भुएं उठाई। ओ, तुम्हारे पास क्या आइडिया है? मैं सुनती हूं। सिंपल है, मैं यहीं खड़ा रहूंगा और तुम मुझे मारोगी। जब तुम्हारा हो जाएगा तब मैं तुम्हें मारूंगा। सिंपल और बढ़िया है ना? जल्दी भी खत्म हो जाएगा। ऐसा करते हैं, क्योंकि तुम एक औरत हो, मैं तुम्हें 3 बार मारने का मौका दूंगा, उसके बाद मैं सिर्फ एक ही बार जवाब दूंगा। फैंग युआन मुस्कुराते हुए बोला। ऐसे लड़ेंगे? जू सैनसी की एड़ी चमक उठी। वो फैंग युआन के प्रपोजल से अट्रैक्ट हो गई। फैंग युआन का वहीं खड़े रहना और यूज 3 बार मारने देना, ये सजेशन बहुत हाई टेम्पटिंग था। ठीक है, चलो यही करते हैं। जू सैनसी ने सोच विचार करके हामी भर दी। प्लीज। फैंग युआन हल्का सा मुस्कुराया, वहीं खड़ा रहा और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। जू सैनसी की एड़ी में चमक आ गई, उसका मारने का इरादा बढ़ गया और वो चिल्लाई, पहला बार। उसकी अपर्चर में एक ही वक्त में कई गू वॉर्म्स एक्टिवेट हो गए। उसके पतले हाथों से एक तेज रोशनी निकली और वो डू टाइगर के पंजों में बदल गए। टाइगर के पंजे हवा को चीरते हुए फैंग युआन को जोर से लगे। फैंग युआन ने मुंह से खून थूका, एक टॉप के गोले की तरह उड़ता हुआ
अपने पीछे एक बड़े पत्थर पर जा गिरा। बम! एक जोर का धमाका हुआ और पत्थर फट गया। पत्थर के टुकड़े हर तरफ उड़ गए। अच्छा शॉट था। फैंग युआन जोर से हंसता हुआ खड़ा हुआ। उसकी छाती में एक साफ गड्ढा बन गया था। कम से कम 4 पसलियां टूट गई थी। इतना ही नहीं, फैंग युआन को लगा कि उसकी आंतें भी खून बहा रही हैं। जबकि तेज दर्द उस पर हावी हो रहा था, फैंग युआन ने यूं सहन किया जैसे उसके नर्व्स एक बड़े इम्तिहान से गुजर रहे हों। जू सैनसी का एक्सप्रेशन बदल गया। हाँ, फैंग झेंग ने अच्छा प्लान बनाया है। वो जितना जख्मी होगा, उतनी ही ज्यादा ताकत इस्तेमाल कर पाएगा। तो अब मैं जोर से अटैक करूं या हल्के से? वो जितना जोर से मारेगी, फैंग युआन उतना ही जख्मी होगा और उसकी लड़ने की ताकत उतनी ही बढ़ जाएगी। अगर वो हल्के से मारती, तो जब उसकी बारी आती, तो वो आसानी से डिफेंड कर पाती। नहीं, मुझे अपनी पूरी ताकत से अटैक करना चाहिए। यूज 3 बार में ही मार डालना है। जू सैनसी ने सोचा और अपना मन बना लिया। दूसरा वार। उसने चिल्लाया और अपने गूवर्म को एक्टिवेट किया। उसका शरीर अपने असली साइज से डबल हो गया, एक जायंट बन गई। उसके जिस्म पर बाल लंबे हो गए, भौर पीले रंग के टाइगर के फुर बन गए। उसकी इर्ण टाइगर जैसी हो गई और उसके दांत मुंह से बाहर निकल आए, न्यूकीले बन गए। उसके माथे पर एक निशान था। उसकी ताकत डबल से भी ज्यादा हो गई। जब वो फैंग युआन पर झपटी, उसके जिस्म के पीछे एक बीस्ट फैंटम दिखाई दिया। एक खूंखार टाइगर आसमान की तरफ गुर्रा रहा था, एक रोबदार ऑरा दे रहा था। उसका जिस्म भौर पीले फुर से ढाका था और उसकी बॉडी एकदम मस्कुलर थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके पीठ पर पंखों का एक जोड़ा था। पंखों वाला टाइगर, एक खूंखार टाइगर जिसके पंख हों। इसका मतलब वो है एक बियाव। टाइगर 100 जानवरों का राजा होता है और बियाव एक उड़ने वाला टाइगर है, टाइगरों का राजा। कहते हैं 5 टाइगर मिलकर एक बियाव के बराबर होते हैं। एक बियाव की ताकत एक टाइगर से 5 गुना ज्यादा थी। एक बियाव का बीस्ट फैंटम फैंग युआन के 3 से 4 मामूली बीस्ट फैंटम्स को दबा सकता था। जू सैनसी की ताकत पहले हाई डबल से ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन अब उसने एक बियाव की ताकत को भी इस्तेमाल किया। इस जबरदस्त ताकत के नीचे फैंग युआन एक टूटते तारे की तरह दूर जा गिरा, कई 100 कदम दूर, एक पहाड़ की दीवार से जा टकराया। बम! पूरी घाटी जोर से हिल गई। पहाड़ के पत्थर टूटकर गिरने लगे, फैंग युआन को निगल गए। ऐसी ताकत! क्या फैंग झेंग मार गया? नहीं, अभी नहीं, उसका ऑरा अभी भी है। टूटे पत्थरों को हटाया गया। फैंग युआन बाहर निकला। उसके बाजू पूरी तरह बेकार हो चुके थे। उसकी लोहे जैसी हड्डियां टूट गई थी, उसके स्टील के टेंडन्स कुचले गए थे और उसकी ब्रोंज स्किन फट गई थी। हर कदम जो वो चलता, उसका जिस्म कमजोर महसूस होता और गिरने की कागार पर था। अब का फैंग युआन यकीनन 8 बीस्ट फैंटम्स इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन ये सारे जख्म ठीक हो रहे थे। फैंग युआन ने सेल्फ रिलायंस गू एक्टिवेट किया। हीलिंग इफेक्ट ऐप फ्लैश बोन गू से कहीं ज्यादा था। तीसरा वार। जू सैनसी परेशान थी। वो फैंग युआन को ठीक होने का टाइम नहीं देना चाहती थी। उसके पीठ से पंखों का एक जोड़ा निकल आया। ये बड़ा जोड़ा भौर पीले रंग का था। जैसे ही उसने पंख फड़फड़ाए, जू सैनसी आसमान में उड़ गई। वो ऊंचा और ऊंचा उड़ती गई, जब तक वो आसमान में लगभग 1 किलोमीटर तक नहीं पहुंच गई। उसके बाद उसने नीचे डाइव किया। उसने पहले ही हिसाब लगा लिया था, ये उसकी लिमिट थी कि वो कितना ऊंचा जा सकती है। उससे ज्यादा ऊंचा जाने पर, नीचे डाइव करने के बाद इम्पैक्ट से वो खुद जख्मी हो जाती। जब सब लोग टेंशन से देख रहे थे, जू सैनसी ने फैंग युआन की तरफ चार्ज किया। एक बियाव की छवि फिर से दिखाई दी। इस बार ये उसके जिस्म के ऊपर नहीं दिखाई दी, बल्कि सीधे उसके असली जिस्म पर ओवरलैप हो गई। इस पल वो एक असली स्काई टाइगर लग रही थी। इस बार से तू खत्म है। जू सैनसी गुर्राई और उसका मारने का इरादा बढ़ गया। लगातार डूबियाओ फैंटम्स को एक्टिवेट करने से उसे एक भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। ये उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, उसका सबसे ताकतवर अटैक। यूज पूरा यकीन था कि वो फैंग युआन को मार डालेगी। फैंग युआन ने यूज ऊपर देखा, गोल्डन शील्ड गू को एक्टिवेट किया। लेकिन गोल्डन शील्ड गू रैंक 3 का था। क्या वो जू सैनसी के सबसे ताकतवर अटैक को रोक पाता? चैप्टर 343, बेशरम और कमीनापन। हरी भरी घाटी जू सैनसी की एक में तेजी से बड़ी होती जा रही थी। हवा उसके कानों पर जोर से सरसरा रही थी। जू सैनसी का चेहरा जो पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी टाइगर की एक से फैंग युआन को नीचे देखा। उसके होठों के कोने पहले से ही एक खून प्यासी मुस्कान में मुड़ चुके थे। वो लगभग देख सकती थी कि लिटिल बीस्ट किंग उसके इस जबरदस्त अटैक से कीमा बन जाएगा। ऐसे इम्पैक्ट से बचने का कोई चांस हाई नहीं है।
जब उसने फैंग युआन को गोल्डन शील्ड गू एक्टिवेट करते और उसके जिस्म को सुनहरी रोशनी से दकते देखा, तो वो अंदर तन से मुस्कुराए बिना न रह सकी। रैंक 3 का गोल्डन शील्ड गू? अरे, अगर ये एडवांस रैंक 4 का गोल्डन बेल शील्ड भी होता तो भी ये मेरे अटैक को नहीं रोक पाता। रैंक 4 गू मास्टर्स के बीच लड़ाइयों की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती थी और ये रैंक 3 गू के डिफेंस के बस की बात नहीं थी। इस बार मेन इन जूनियर्स को बताऊंगी कि इतना घमंड करने का अंजाम क्या होता है। जू सैनसी का मारने का इरादा इतना बढ़ गया था कि वो फटने वाला था। गया, फैंग जेंग इस बार तो गया। जब उन्होंने जू सैनसी के इस खूंखार अटैक को महसूस किया तो कई तमाशबीन चिल्ला उठे। ये अच्छा है, लिटिल बीस्ट किंग बहुत ज्यादा ही सर चढ़ गया था, यूं सबक सिखाना हाई चाहिए। कई राइचस गू मास्टर्स इस सीन को देखकर खुश हो रहे थे। लगता है लिटिल बीस्ट किंग इस अटैक को रोकने के लिए गोल्डन शील्ड गू पर भरोसा करना चाहता है। ये तो बहुत ही बचकाना है। नहीं, शायद वो बीस्ट फैंटम एक्टिवेट करेगा। 8 बीस्ट फैंटम्स की मिली-जुली ताकत कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो वो उनके पहले किए गए एग्रीमेंट को तोड़ देगा। जैसे ही वो अटैक करेगा, वो एग्रीमेंट तोड़ देगा और इसका मतलब उसकी हार होगी। तमाशबीन, चाहे वो राइचस पाथ के हो या डिमोनिक पाथ के, सभी चाहते थे कि फैंग युआन ये लड़ाई हार जाए। फैंग युआन की हरकतों ने इन दिनों अन पर जबरदस्त मानसिक दबाव डाला था। नहीं, बैटलफील्ड पर अभी भी एक फैक्टर है बाय निंग बिंग। वुश वुश वुश, कई साए अचानक घाटी के प्रवेश द्वार पर आ गए और चुपके से बाइनिंग बिंग को घेर लिया। इन लोगों ने मिलकर एक ही कदम उठाया था। अगर बाइनिंग बिंग फैंग युआन को बचाने के लिए हिली तो वो यूज रोक देंगे। ब्लैक एंड व्हाइट डीमंस की डरावनी बात इन डू रैंक 4 गू मास्टर्स के बीच का मजबूत कोऑपरेशन था। ए फ्लैट जब उन्होंने बाइनिंग बिंग को काबू में कर लिया था तो लिटिल बीस्ट किंग के लिए सब कुछ बुरा ही लग रहा था। अगर लिटिल बीस्ट किंग गिर गया तो सिर्फ बाइनिंग बिंग बचेगी और वो इतनी खतरनाक नहीं होगी। फैंग युआन की नज़र बेपरवाह थी जब उसने जू सैनसी को ऊपर देखा। उसके प्यूपल्स की गहराइयों में एक तंज की झलक थी। जू सैनसी अभी तक उससे टकराई नहीं थी, लेकिन एक अदृश्य हवा का दबाव पहले से ही उस पर पड़ रहा था। दूसरी तरफ से ये आने वाली टक्कर की जबरदस्त ताकत को दिखा रहा था। बियाओ का फैंटम जू सैनसी को जी हिए हुए था। उसके पीठ पर पंख लगातार फड़फड़ा रहे थे जब उसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी और वो जमीन के करीब आ रही थी। जल्द ही ये ताकत फैंग युआन से टकराने वाली थी। अचानक फैंग युआन की एड में एक तेज रोशनी चमकी और उसने एक गू एक्टिवेट किया, हॉरिजॉन्टल चार्ज गू। वो अचानक बाईं तरफ भागा और फिर घुमा, वर्टिकल क्रैश गू। वो 100 कदम दूर निकल गया। लिटिल बीस्ट किंग 2। जू सैनसी का गुस्सा भड़क उठा जब उसने फैंग युआन को अचानक भागते हुए देखा। उसने अपनी उंगली इतनी छोटी कर ली कि कोने फटने को आ गए। उसने नीचे उतरते वक्त खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी स्पीड बहुत तेज थी और वो सिर्फ फैंग युआन को अपने अटैक रंगे से बाहर जाते देख सकती थी। फैंग युआन को अचानक पीछे हटते देख तमाशबीनों ने अभी तक रिएक्ट नहीं किया था कि अगले हाईपैल आसमान से गिरी बिजली जैसा एक बड़ा धमाका हुआ। बूम! जू सैनसी जोर से जमीन से टकराई। उसी पाल घाटी के आसपास खड़े तमाशबीनों ने अपने नीचे जमीन को हिलते हुए महसूस किया। टूटे हुए पत्थर हर तरफ उड़े। टक्कर ने एक मजबूत हवा का दबाव पैदा किया जो तुरंत हर दिशा में फैल गया। जहां भी हवा का दबाव पहुंचा, पत्थर, पेड़ और पौधे सभी उखाड़ गए और उसके साथ बह गए। धूल और धूल चारों तरफ घूमने लगे। इस जबरदस्त तबाही ने तुरंत 30 मीटर का एक बड़ा गोल गड्ढा बना दिया। सबके दिल डर से तेजी से धड़क रहे थे और जब वो इस तबाही वाली ताकत से हिले हुए थे, फैंग युआन ने अचानक डायरेक्शन बदली और यूएस धुएं में घुस गया। हॉरिजॉन्टल चार्ज गू, वर्टिकल क्रैश गू। उसने दोनों गू एक के बाद एक इस्तेमाल किए और तेजी से स्काई टाइगर जू सैनसी की तरफ बढ़ा, ठंडी हवा के दबाव और टूटे हुए पत्थरों के दर्द की परवाह न करते हुए। जू सैनसी यूएस बड़े से गड्ढे के बीच में थी। टक्कर से उसका पूरा शरीर मिट्टी से सना हुआ था और उसकी हालत काफी खराब लग रही थी। उसके कान लगातार गूंज रहे थे और चक्कर का एक झोंका उसके दिमाग पर हावी हो रहा था। खूंखार बियाओ फैंटम पहले ही गायब हो चुका था। उसका पहले वाला जबरदस्त रोब अब नहीं था। बिटर स्ट्रेंथ गू, ऑल आउट एफर्ट गू। फैंग युआन तेजी से बढ़ा। उसकी इल्म से एक मनहूस चमक निकली। हाव हाव हाव! 8 जानवरों ने एक के बाद एक दहाड़ मारी। सुअर, भूरा भालू, मगरमच्छ, हरा सांड, घोड़ा, पत्थर का कछुआ, सफेद हाथी और काला अजगर। 8 फैंटम्स ने फैंग युआन के ऊपर हवा में अपना जोरदार डेब्यू किया। स्ट्रेंथ ची गू। सुनहरी पीली प्राइमीवल एसेंस तेजी से खत्म होने लगी जब वो स्ट्रेंथ ची गू में डाली गई।
जिससे एक विशाल बेरिंग स्ट्रेंथ की बनी। यह स्ट्रेंथ शियन 8 बीस्ट फैंटम से जुड़ गई। बीस्ट फैंटम्स एक के बाद एक ठोस और जिंदा लगने लगे। फैंग युआन के दिमाग के एक इशारे से 8 बीस्ट फैंटम्स गड्ढे की तरफ बढ़ गए। जू सैनसी का जिस्म कांप रहा था और वो अभी अपने पैर जमीन से निकलने ही वाली थी कि अचानक उसने अपने ऊपर से जानवरों के दहाड़ने की आवाज सुनी। उसने तुरंत अपना सर उठाया और उस सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दिया। अनगिनत अटैक उस पर आंधी की तरह बरस पड़े। बम बम बम। लड़ाई की दर्दनाक आवाजें यूएस बड़े गड्ढे से गूंज रही थी। जू सैनसी ने संघर्ष करने और विरोध करने की पूरी कोशिश की। आखिरकार वो एक रैंक 4 गू मास्टर थी और उसकी नींव मजबूत थी। लेकिन 3 मिनट से भी कम समय में लड़ाई की आवाजें बैंड हो गईं। 8 में से 5 फैंटम्स बचे दी और जल्द हाईफैंग युआन ने उन्हें वापस बुला लिया। और जू सैनसी, हारने वाली, का अंजाम बड़ा ही दर्दनाक हुआ। उसकी लाश के टुकड़े गड्ढे में बिखरे पड़े द उसका खून पूरी जमीन पर छिड़का हुआ था और सफेद हड्डियों के टुकड़ों को रंग रहा था। वहां भेजा, बाल और ऐसी ही चीजें भी थी। धुआं और धूल छते, पूरा बैटलफील्ड साफ हो गया। जब उन्होंने ऐसा नतीजा देखा तो सभी तमाशबीन हंगामा करने लगे। स्काई टाइगर मर गई। एक और रैंक 4 गू मास्टर लिटिल बीस्ट किंग के हाथों मारा गया। क्या लिटिल बीस्ट किंग ने जू सैनसी के साथ एग्रीमेंट नहीं किया था? उसने कहा था वो हिलेगा नहीं, लेकिन आखिर में वो भाग गया। ये लड़ाई तो लिटिल बीस्ट किंग की हार होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने ही बनाए हुए लड़ाई के एग्रीमेंट से मुकर गया। घाटी में हंगामा मचा हुआ था जब तमाशबीन कमेंट और डिस्कस कर रहे थे। वो हैरान और गुस्से में थे। फैंग युआन के बेशरम व्यवहार के प्रति जबरदस्त गुस्सा और नफरत दिखा रहे थे। बाइनिंग बिंग जोर से हंसी और उसकी बेपरवाह नजर बैटलफील्ड पर घूमी। यूज़ अंजाम की पहले से ही उम्मीद थी। वो तथाकथित एग्रीमेंट सिर्फ फैंग युआन का बिछाया हुआ एक जाल था। फैंग युआन किस तरह का इंसान था? वो, बाइनिंग बिंग, इस बात को सबसे अच्छी तरह जानती थी। जो गू मास्टर्स बाइनिंग बिंग को जी हियर हुए थे, वो सभी एक साथ चुपके से पीछे हट गए। फैंग युआन ने घाटी के आसपास के कई गू मास्टर्स की लानते, नफरत और तंज सुने, लेकिन वो अपने हाथ पीछे करके शांत चेहरे के साथ खड़ा रहा। उसकी ऊर्म सिकुड़ी हुई थी जैसे वो इसका मजा ले रहा हो। उसकी नजरों में ये तथाकथित ईमानदारी सिर्फ लोगों का धोखे से डरना था, इसलिए वो दूसरों से अपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की उम्मीद और रिक्वेस्ट करते थे। डेमोनिक पाथ पर चलते हुए कोई बंदिश या पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो क्या हुआ अगर वो एग्रीमेंट से मुकर गया? तो क्या हुआ अगर उसने अपना वादा नहीं निभाया? जब तक किसी के पास काफी ताकत है, वो जो चाहे कर सकते हैं। दूसरों की नफरत और तंज क्या कर सकते हैं? ये बेकार और खोखले शब्द सिर्फ कमजोरों की लाचारी को दिखाते हैं। क्या ये उसका एक बाल भी बांका कर सकते हैं? ही। लिंक टू डॉट येजू सैनसी सच में बेवकूफ है। वो असल में रेपुटेशन से बंधी हुई थी और मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए दौड़ती हुई चली आई। फैंग युआन इस्पात तंज कर रहा था। रेपुटेशन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये सिर्फ एक टूल है। लेकिन इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो शोहरत को अपनी जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। हाँ, सच में हंसी आती है। हाँ, मैंने इस मैच में कुछ ट्रिक्स जरूर इस्तेमाल किए। जू सैनसी टायरेंट हिंग में और फीली से अलग थी। उसके पास उड़ने वाला गू था और अगर सिचुएशन खराब होती तो वो ऊंचाई पर उड़ सकती थी और फैंग युआन उसका कुछ नहीं कर पाता। इसलिए फैंग युआन ने शुरू में एग्रीमेंट की बात उठाई। उसका मकसद जू सैनसी की मूवमेंट एबिलिटी को रोकना था। जब उसने 3 बार की शर्त राखी तो उसने पहले ही उस निभाने का प्लान नहीं किया था। जू सैनसी एक के बाद एक फैंग युआन के जाल में फंसती चली गई और फैंग युआन के जख्मों ने यूज लगातार आगे बढ़ने के लिए उकसाया। दूसरे वार के बाद फैंग युआन ने जानबूझकर उसके सामने खुद को ठीक किया। जू सैनसी अपनी मेहनत को बेकार जाते नहीं देखना चाहती थी और अपनी चिंता में बिना ज्यादा सोचे वो आसमान में उड़ गई और अपने सबसे ताकतवर अटैक को इस्तेमाल करने का फैसला किया। लेकिन आखिर में फैंग युआन ने उसकी ताकत का इस्तेमाल करके उसका मेहनत में कमजोर कर दिया, फिर तेजी से अंदर जाकर अटैक किया और उस मार डाला। अगर ये सच में एक ईमानदार और साफ लड़ाई होती तो जू सैनसी अपने पंखों से उड़ सकती थी और फैंग युआन यूज इतनी आसानी से नहीं मार पाता। लिटिल बीस्ट किंग, तू सच में बेशरम और कमीना है। तू एग्रीमेंट से मुकर गया, इस मैच में तू हारा है। कई तमाशबीन चिल्लाने और चीखने लगे, ऐसी ही बातें कह रहे थे। हाँ, आराम से, मैं हार मानता हूं, तो क्या? फैंग युआन ने तन से जोर से जवाब दिया। उसकी आवाज घाटी में गूंज उठी। हंगामा अचानक शांत हो गया। हाँ यार, तो क्या हुआ अगर वो हार गया? जीतने वाली को देखो, वो खून और मांस के ढेर में बदल चुकी है
उसका खुद का बाप भी उस नहीं पहचान पाएगा। ऐसे नतीजे का क्या मतलब है? इस बात को समझने के बाद घाटी में शोर अचानक एक सुर और ऊंचा हो गया, पहले से कहीं ज्यादा जोरदार। फैंग युआन ने शांति से अपनी हार मान ली और भी ज्यादा बेशर्मी दिखाई, जिससे तमाशबीनों को गुस्सा और नफरत महसूस हुई। फैंग युआन ने अपना सर पीछे किया और जोर से हंसा। जब तुम लोगों को इतना ही गुस्सा आ रहा है, तो क्या जू सनसी का बदला लेना चाहते हो? मुझे नहीं पता था उसके इतने अच्छे रिश्ते हैं। आओ, 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 तुम सब जो बदला लेना चाहते हो, एक साथ आओ मुझ पर। तमाशबीनों की तेज आलोचना अचानक शांत हो गई और आसपास एक पाल में सन्नाटा छा गया। भले हाई फैंग युआन ने एक चाल चली और जू सनसी को मार डाला। जू सनसी आखिरकार एक मशहूर रैंक 4 मिडिल स्टेज फिगर थी और ये नामुमकिन था कि 3 अटैक्स के बाद उसके पास ताकत ना बचे। लेकिन वो भी फैंग युआन के हाथों कीम में बदल गई, जिससे फैंग युआन की जबरदस्त लड़ने की ताकत एक बार फिर साबित हुई। फैंग युआन ने अपनी रैंक 4 इनिशियल स्टेज कल्टिवेशन से लगातार 3 रैंक 4 मिडिल स्टेज एक्सपर्ट्स को हराया। ऐसी ताकत, कुछ लोगों को छोड़कर कौन डर महसूस नहीं करेगा? ऊपर से फैंग युआन जितना ज्यादा जख्मी होता, उसकी ताकत उतनी ही बढ़ जाती। फैंग युआन ने घमंड से उन्हें चैलेंज किया, लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ। डिमोनिक गू मास्टर्स आपस में एक दूसरे से बंधे हुए थे और एक दूसरे पर शक करते थे। लगभग हर कोई अकेला था, कोई भी जू सनसी के लिए खड़ा नहीं हुआ। इसके विपरीत राइचस पाथ के कुछ मेंबर्स इस शैतान फैंग युआन को खत्म करना चाहते थे, लेकिन वो इस वक्त आसानी से कदम नहीं उठा सकते थे। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो खड़े होते, ये जू सनसी का बदला लेना बन जाता। और जू सनसी एक डिमोनिक फिगर थी। कोई नहीं है जो उसका बदला लेना चाहता है या नहीं? फैंग युआन ने फिर से जोर से पूछा। अनगिनत तमाशबीनों के चेहरे उदास हो गए। कुछ ने एक दूसरे को देखा लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अगर कोई नहीं है, तो मैं जा रहा हूं। फैंग युआन ने अपनी भुएं उठाई और कुछ कदम चलने के बाद रुक गया। मैं सच में जा रहा हूं। फिर भी कोई नहीं बोला। फैंग युआन के दबदबे ने वहां मौजूद सबको दबा दिया। ऐसे बेखौफ रवैये ने कई रैंक 4 एक्सपर्ट्स को गुस्सा दिला दिया। कई लोग बेचैन हो गए लेकिन आखिर में खुद को रोक लिया। हा। फैंग युआन ने आसमान की तरफ सर उठाया और जोर से हंसता हुआ बड़े बड़े कदमों से चला गया, जल्दी बैटलफील्ड छोड़ दिया। चैप्टर 344 काबिल पर बात किरदार। बड़े भाई ली, आपको कुछ करना पड़ेगा। हूँ मेरा, ली जियान की छाती पर लेती हुई नखरे से बोली। ली जियान नाता और मोटा था। उसकी नाक गोल, रीढ़ बड़ी और माथा चौड़ा था। उसके बाल भी चिकने चमक रहे थे। इस वक्त उसका एक छोटा और खुरदुरा हाथ हूँ मेरे की नाजुक कमर पर था, जबकि दूसरा हाथ उसके पैर पर था। ली जियान एक रैंक 4 अपर स्टेज गू मास्टर था, लेकिन वो लड़ता कम था, बिजनेस करके गुजारा करता था और डिमोनिक पथ का एक जाना माना बेईमान सौदागर था, जिसके कनेक्शंस दूर दूर तक थे। उसने हूँ मेरे को गले लगाया और एक हवास भरी मुस्कान के साथ कहा, मेरा, तुम्हारा जिस्म तो जैसे बिना हड्डियों का है और स्किन इतनी नाजुक जैसे हीरा। मैंने तुम्हें कुछ दिनों से देखा नहीं और तुम और भी खूबसूरत हो गई हो। हूँ मेरे ने अपनी ऊँग घुमाई और नाखुश लहजे में कहा, बड़े भाई ली, मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। अन ब्लैक एंड व्हाइट ट्विन डीमंस ने मुझे परेशान किया। मैं अब आपकी हूँ, आपको मेरे लिए इंसाफ करना ही होगा। ओक ओक, ली जियान ने भी दिली से कहा, जबकि उसकी दास उंगलियां हूँ मेरे के जिस्म पर घूम रही थी। हूँ मेरे की सांसें तेज हो गईं और उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी नम ईंट के साथ वो बहुत आकर्षक लग रही थी, लेकिन उसका दिमाग बर्फ की तरह साफ था। उसने ली जियान को मारने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ ही करता रहा और माना नहीं, उल्टा उसका फायदा उठा रहा था। हूँ मेरे ने ली जियान को धक्का दिया और दुखी चेहरे के साथ खड़ी हो गई। बड़े भाई ली, मुझे पक्का जवाब दीजिए। मैं आपसे इस तरह मिन्नतें कर रही हूं, क्या आपको मुझ पर तरस नहीं आता? साई, मेरी जान, मेरा छोटा सा खजाना। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बड़े भाई ली ये करना नहीं चाहते, लेकिन अन ब्लैक एंड व्हाइट डीमन से निपटना थोड़ा ट्रिकी होगा। वो डू रैंक 4 गू मास्टर्स हैं, तुम्हारे बड़े भाई ली अकेले हैं, बस एक आदमी। ली जियान ने मजबूर एक्सप्रेशन के साथ अपने हाथ फैलाए। हूँ मेरे ने नाक सिकोड़ी। ठीक है, मैं अपनी शर्त थोड़ी कम करती हूँ। आपको सिर्फ उस लिटिल बीस्ट किंग से निपटना है। यह फैंग झेंग सबसे ज्यादा नफरत के लायक है। आप यूएस बाइनिंग बिंग को अभी के लिए अकेले छोड़ सकते हैं। ये, ली जियान हिचकिचाया। बड़े भाई ली, हूँ मेरे ने मौका देखा और खुद को ली जियान की बाहों में फेंक दिया। ली जियान के मोटे कान में धीरे से फूंका। ली जियान को तुरंत अपने नीचे आग जलने का एहसास हुआ। उसकी ईड़ धुंधली हो गई। ठीक है,
जब तुम ऐसे पूछ रही हो तो बड़े भाई ली तुम्हारी बदला लेने में मदद करेंगे। लेकिन उसने थोड़ा टॉपिक बदला। टीन किंग्स की इनहेरिटेंस 1 या 2 दिन में फिर से खुलेगी। इस क्रिटिकल मोड पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टीन किंग्स की इनहेरिटेंस के बाद मैं जाकर अस लिटिल बीस्ट किंग को सबक सिखाऊंगा, ठीक है? टीन किंग्स की इनहेरिटेंस का खुलना नजदीक था और सभी उस पर ध्यान दे रहे थे। हु मेरे ने अपने होठ सिकोड़े। ली जियान के इस तलने पर उसके पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। कुछ देर की नजदीकियों के बाद हु मेरे ने विदा ली। भले हाई ली जियान ने यूज रोकने की कोशिश की, हु मेरे का रवैया मजबूत था। आखिर में ली हाउ यूज सिर्फ छोड़ने ही जा सका। वो गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ा हुआ और बेसब्री से हु मेरे की परछाई को धीरे धीरे दूर जाते और जंगल में गायब होते हुए देखता रहा। HMPH, ये छोटी शैतान। ली जियान अपनी गुफा में वापस लौटा। उसके चेहरे से हवास गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक सतर्क और गंभीर एक्सप्रेशन ने ले ली थी। आग लगाकर मुझे लिटिल बीस्ट किंग से निपटने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश। इस छोटी शैतान को सच में लगता है कि उसने अपने एन्चांटमेंट पथ में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। बकवास। ली जियान के चेहरे पर मुस्कान ठंडी थी। मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट ट्विन डीमन से निपटने के तरीके हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन मैंने, ली जियान ने, कभी बिना फायदे का बिजनेस किया है? ही, यह लिटिल बीस्ट किंग फैंग जैंग सीधा सादा नहीं है। वो गवार लगता है लेकिन असल में उसकी सोच बहुत गहरी है। टीन किंग्स की इनहेरिटेंस खुलने से ठीक पहले लगातार 3 डिमोनिक गू मास्टर्स को चैलेंज करना, ये जरूर एक सोची समझी साजिश थी। गू मास्टर्स हर जगह से आकर सनचा माउंटेन पर जमा हुए क्यों? क्या ये टीन किंग्स की इनहेरिटेंस के लिए नहीं था? फैंग युआन की एग्रेसिवनेस ने यूज कोई परेशानी नहीं दी थी। इन दिनों सिर्फ उसने दूसरों के लिए परेशानी खड़ी की थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि सभी बेसब्री से 3 किंग्स की इनहेरिटेंस का इंतजार कर रहे थे, उसके लिए हर कोशिश और गुप्त तैयारी कर रहे थे। कौन चाहेगा कि लिटिल बीस्ट किंग इस पागल से खून खराबा करे और ये बड़ा मौका मिस कर दे? कोई नहीं। इस लिटिल बीस्ट किंग ने इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया और बेखौफ होके काम किया, अपनी रेप्यूटेशन बनाई। 2 दिन बाद जब 3 किंग्स की इनहेरिटेंस खुलेगी, कौन उसका रास्ता रोकना चाहेगा? ली जियान ने भविष्य का अंदाजा लगाते हुए अपना सर हिलाया। जब से फैंग युआन ने जू सनसी को मारा था, उस भी इस लिटिल बीस्ट किंग से थोड़ा डर लगने लगा था। पहले जब फैंग युआन ने टायरेंट हेंग में और फीली को मारा तो उसने ली जियान का ध्यान नहीं खींचा। लेकिन जब फैंग युआन ने अपना वादा तोड़ा और मौका पाकर स्काई टाइगर को मार डाला तो ली जियान को समझ आ गया कि वो कितनी बड़ी मुसीबत है। ऐसा क्यों? राइचस पाथ टैलेंट को 4 दर्जों में बांटता था। पहला दर्जा था जिनके पास टैलेंट और अनुशासन, वर्च्यू, दोनों हो। टैलेंट और अच्छा चरित्र होना सबसे ऊंचा दर्जा था, जो खुद के दम पर खड़ा हो सके। दूसरा दर्जा था जिनके पास अनुशासन हो पर टैलेंट नहीं। शायद उनके पास टैलेंट ना हो, लेकिन उनके पास अनुशासन था। वफादार अपने लीडर्स की बात मानेंगे। ऐसे लोगों को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता था। तीसरा दर्जा था जिनके पास टैलेंट हो पर अनुशासन नहीं। शायद उनके पास टैलेंट हो लेकिन उनका चरित्र ठीक ना हो। अपने टैलेंट से वो काम तो कर सकते थे, लेकिन उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। चौथा दर्जा था जिनके पास ना टैलेंट होना अनुशासन। वो बेकार थे और कोई उन पर भरोसा नहीं करता था। तो डिमोनिक पाथ में किस तरह का इंसान सबसे ज्यादा मुसीबत खड़ी करता है? डिमोनिक पाथ में चौथा दर्जा था जिनके पास अनुशासन हो पर टैलेंट नहीं। उनके पास टैलेंट नहीं था लेकिन वो अनुशासन पर खास ध्यान देते थे, अपने आदर्शों के बीच जीते थे। अक्सर वो खुद ही अपनी बर्बादी का कारण बनते थे। तीसरा दर्जा था जिनके पास ना टैलेंट होना अनुशासन। वो कम से कम छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा कर सकते थे। दूसरा दर्जा था जिनके पास टैलेंट और अनुशासन दोनों हो। टैलेंट से वो अपना पेट भर सकते थे, लेकिन अनुशासन उन्हें बांध कर रखता था। डिमोनिक पाथ में इस तरह के लोग कोई अहम भूमिका नहीं निभा सकते थे। और पहला दर्जा, जिसके पास टैलेंट तो है पर कोई अनुशासन या नीति नहीं। फैंग युआन एक ऐसा ही इंसान था। उसके पास टैलेंट था, बल्कि टैलेंट कूट कूट कर भरा था। उसका एप्टीट्यूड ग्रेड का था, जो हर किसी के पास नहीं होता। दूसरा, उसका लड़ने का टैलेंट यूज रेल्म्स पार करके लड़ने की इजाजत देता था। टायरेंट हेंग में फेइली और जू सनसी की कल्टीवेशन उससे ज्यादा थी, लेकिन सभी उसके हाथों दर्दनाक मौत मारे। यह इस बात को साबित करने के लिए काफी था। आखिर में उसके पास बिजनेस करने की काबिलियत थी। शैंक क्लैन सिटी में उसने हैरतअंगेज काम किया, और कुछ ही सालों में वो इतने जबरदस्त गूवॉर्म्स का सेट जमा कर पाया था। अगर ऐसे काबिल इंसान के पास अनुशासन होता
तो ली जियान को इतनी मुश्किल महसूस नहीं होती। लेकिन फैंग युआन एक ऐसा इंसान था जिसके पास अनुशासन का एक कतरा भी नहीं था। उसने हुमेरा को बीच मझधार में छोड़ दिया, खूबसूरती को बिल्कुल भी घास नहीं डाली। वो गवार, अनरीजनेबल था, आसानी से लोगों को मार देता था और जिंदगी को कुछ नहीं समझता था। उसने टायरेंट हिंग में और दूसरों को मारा, हर बार उसने उन्हें कीम में बदल दिया, इससे उसका वेशी और बेरहम नेचर साफ दिखता था। उसने जूसंसी को धोखा दिया और सबके सामने अपना वादा तोड़ा, लेकिन फिर भी उस खुद पर गर्व था। ये और भी ज्यादा डरावना था। इससे पता चलता है कि वो बिना किसी बंदिश या हद के काम करता था, वो किसी को भी चुटकी बजाते ही धोखा दे सकता था और उसके दिल में जरा भी पछतावा नहीं होता था। ली जियान गहराई से जानता था, अगर लिटिल बीस्ट किंग जैसा इंसान राइचस पाथ में, एक शांत माहौल में होता, तो लोग यूज जरूर निकाल देते, दबा देते, देश निकला दे देते या कैद कर लेते। लेकिन डेमोनिक पाथ के अराजक माहौल में, उसके कठोर प्रतिस्पर्धी माहौल के साथ, फैंग युआन एक पहाड़ में घुसे शेर जैसा था, समुद्र में घुसे एक फ्लड ड्रैगन जैसा। जब तक उसकी किस्मत बहुत खराब ना हो, वो जरूर बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा। ऐसे इंसान को अगर मैंने पहले देख लिया होता तो मैं न्यूज दबा देता और मार डालता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर। ली जियान ने गहरी सांस ली। फैंग युआन पहले हाई मैच्योर हो चुका था और उसके पास एक साथी भी था। भले हाईली जियान की रैंक 4 अपर स्टेज कल्टिवेशन थी, वो बिजनेस करने में माहिर था, लड़ने में नहीं। जाहिर है, हमेशा कोई ना कोई ज्यादा ताकतवर होता है। सैनचा माउंटेन पर ऐसे लोग भी द जो फैंग युआन को मार सकते थे। वो द 4 रैंक 4 पीक स्टेज गू मास्टर्स जैसे कोंगरी टियन, लॉन्ग किंग टियन और दूसरे। लेकिन ली जियान ऐसे जबरदस्त किरदारों को कैसे कमांड कर सकता था? ऊपर से ये चारों एक अजीब से रिस्ट्रेनिंग बैलेंस में थे। उनमें से कोई भी अंधाधुंध काम करने की हिम्मत नहीं कर रहा था और उन सबकी नजरें 3 किंग्स की इनहेरिटेंस पर टिकी थी। भला उनके पास दूसरी चीजों के बारे में सोचने का मूड कैसे होता? HMPH, इस छोटी शैतान के इरादे नेक नहीं हैं। वो मुझे भड़काना चाहती है और ऐसे डिमोनिक फिगर से लड़वाना चाहती है। ये कैसे मुमकिन है? मैं ना सिर्फ यूज अफेंड नहीं करूंगा, बल्कि मैं उसके साथ एक अच्छा कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बनाऊंगा। सभी डिमोनिक पद के लोग फायदे को सबसे ऊपर रखते हैं। लेकिन जूसैंसी को मारकर लिटिल बीस्ट किंग ने एक और इंसान से पंगा ले लिया है। स्काई टाइगर का गॉडफादर, जो रैंक 4 अपर स्टेज गू मास्टर सेंचुरी बॉय है। इन दिनों सेंचुरी बॉय सक्लूजन में गू रिफाइन कर रहा है। वो इस बार इनहेरिटेंस खुलने पर जरूर आएगा। इस वक्त वो शायद ब्लैक एंड व्हाइट ट्विन डीमन से पंगा लेगा। ही, मैं चुपके से लिटिल बीस्ट किंग से दोस्ती करूंगा, जबकि ऊपर से मैं साइड में ही रहूंगा। मेन सेंचुरी बॉय और ब्लैक एंड व्हाइट ट्विन डीमंस के बीच की लड़ाई देखूंगा और फिर नतीजे को देखकर मौके का इंतजार करूंगा। नतीजा चाहे जो भी हो, ली जियान का ज्यादा नुकसान नहीं होगा। यह था ली जियान, डेमोनिक पाथ का एक बेईमान सौदागर जो दूसरों के खर्चे पर फायदा उठाने में माहिर था। स्विश स्विश स्विश। फैंग युआन की मर्जी से चमकदार सुनहरी प्राइमीवल एसेंस की लहर ने अपचे की दीवारों को साफ किया। सैनचा माउंटेन पर भी वो हमेशा लगन से कल्टिवेट कर रहा था। उसकी असली कल्टिवेशन सिर्फ रैंक 4 इनिशियल स्टेज थी। ये मूल रूप से सिर्फ हल्की सुनहरी प्राइमीवल एसेंस थी, लेकिन नाइन आइज लिकरवर्म के प्रभाव में प्राइमीवल एसेंस की क्वालिटी एक छोटे रेल्म तक बढ़ गई और चमकदार सुनहरी प्राइमीवल एसेंस में बदल गई। चमकदार सुनहरी प्राइमीवल एसेंस उसकी लड़ाइयों में एक बहुत बड़ी मदद थी। ये भी एक मुख्य कारण था कि वो लगातार 3 रैंक 4 मिडिल स्टेज गू मास्टर्स को मार पाया। इन दिनों मेरी रेप्यूटेशन काफी बढ़ गई है। यकीनन बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे नफरत करते हैं और डरते हैं। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? ही, मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं वो डेमोनिक पाथ है। ये ऐसा ही होना चाहिए। और यह अर्थ नहीं है। यहां व्यक्तिगत ताकत एक समूह से ऊपर हो सकती है। अलग अलग माहौल में खेल के नियम भी अलग होते हैं। अगर यह अर्थ पर होता, भले ही कोई डेमोनिक पथ पर चलता, उन्हें भी अनुशासन का ध्यान रखना पड़ता। क्योंकि अर्थ पर व्यक्तिगत ताकतों के बीच का फर्क छोटा होता है। डेमोनिक पाथ के लोगों को भी बड़े मकसद हासिल करने के लिए एक ग्रुप में जमा होना पड़ता। और 2 दिन और फिर 3 किंग्स इनहेरिटेंस खुलने का दिन है। ए फ्लैट कोई मुझसे पंगा लेने आएगा, इसकी उम्मीद कम है। मैं इस टाइम को चार्जिंग क्रैश गू को रिफाइन करने में इस्तेमाल करूंगा। फैंग युआन के पास अपने फ्यूचर के लिए एक साफ प्लान और अरेंजमेंट था। चैप्टर एंड।